Hello, friends. Welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your exams. I have uploaded the revisionary lectures for GIGL and company law. तो उसी के चलते वैष्णवी ने मुझे रिक्वेस्ट किया था मैम help us for EBCL as well. I cannot upload revisionary lecture because technically उसके लिए तो मतलब पूरा पढ़ना है and वो होता है ना जो हम बार बार एक चीज़ पढ़ाते हैं तो it becomes easier, right? So I'm sure there would be good teachers out there जिनकी revisionary lectures आप देखो, लेकिन मैं आज आपको क्विकली इस वीडियो में थोड़ी सी स्ट्रैटेजीज बता देती हूँ बेस्ड ऑन माय रिसर्च वर्क फ्रॉम द गाइडलाइन आंसर्स। मैंने देखे हैं कि गाइडलाइन क्वेश्चंस में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एज इन कैसे आंसर्स लिखते हैं, और थोड़े से टॉपिक्स को भी स्टडी किया है। तो मैं आज आपको थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि आपको EBCL कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, राइट। आई होप कि आपको मेरी वीडियोस यूजफुल लगती हैं। अगर लगती हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कर दिया करो and leave a sweet comment below as I always get motivated, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है। सो व्हाट इज द स्ट्रैटेजी फॉर EBCL? तो EBCL को जब उसका जब स्टडी मटेरियल ही पढ़ो तो बेस्ट थिंग इज कि पूरी बाइफर्केशन गिवन है, राइट। सो बाइफर्केशन देने का मतलब ये होता है कि हमें काफ़ी चीज़ें पता चल जाती है, राइट। एंड आई एम हैप्पी टू से दैट ICSI स्टिक्स टू इट्स बाइफर्केशन। तो ऐसा नहीं होता कि वो अपने बाइफर्केशन से बाहर चले जाते हैं। तो अब हमें पता है दैट किस किस टॉपिक से कितने कितने मार्क्स का आने वाला है। तो सबसे पहले बताने की ज़रूरत नहीं है, कॉम्पिटिशन एक्ट को आपने थरली करना है। 25 मार्क्स हैं। 25 मार्क्स कुछ कम नहीं होते, 25 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप इन 25 मार्क्स में से 20 मार्क्स भी सही से लिख देते हो तो बाकी के मार्क्स तो आपको मिल ही जाएंगे। सो कॉम्पिटिशन एक्ट, अगर आपके पास कोई नोट्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ऑफ कोर्स अगर किसी का रिविजनरी लेक्चर आप सुन सकते हो वो सुन लो। और मैं बोलूँगी कि हर एक टॉपिक, मतलब कंपटीशन एक्ट के चैप्टर में से आपने कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना। एंड आई वाज एनालाइजिंग तो काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आए हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस भी आए, मतलब आपने अच्छे से करना है। कंपटीशन एक्ट का ये देख लेना कि स्टडी मटेरियल का सारे टॉपिक्स कवर हो जाए, सारे टॉपिक्स करना। सेकेंडली उसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं, यानी कि क्वेश्चन फॉर्म जो पिछले अटेम्प्ट में पूछे गए वो ज़रूर देख लेना कि किस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म में वो पूछा जाता है, राइट। तो ये दो चीज़ें अगर आप देख लोगे कॉम्पिटिशन एक्ट की। और तीसरी चीज़ प्रेजेंटेशन। हाँ, गाइडलाइन आंसर्स देखते वक्त ये ज़रूर देखा करो कि इंस्टीट्यूट प्रेजेंटेशन कैसे करती है। तीन चीज़ें देख लोगे तो आई थिंक 25 में से अराउंड अबाउट 20 तो आप आराम से स्कोर कर पाओगे। एंड इन पेपर्स लाइक दिस गेटिंग 20 इन वन ऑफ द पार्ट इज द बिगेस्ट थिंग। बाकियों में तो आप स्कोर कर ही लेते हो, राइट। देन कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट इज डू पार्ट थर्ड एंड देन पार्ट फर्स्ट। तो जब आपने कॉम्पिटिशन एक्ट कर लिया उसके बाद थर्ड पार्ट पे आना जो 35 मार्क्स का है, उसमें थोड़े चैप्टर्स कम है और 40 मार्क्स में चैप्टर्स थोड़े ज्यादा है। तो ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है जो आपको यूज करनी चाहिए। नाउ बाय नो मीन्स आई एम सेइंग कि चैप्टर्स छोड़ दो या पोर्शंस छोड़ दो या पार्ट 1 छोड़ दो। एट द एंड बस ये है, जैसे कंपनी लॉ में आई रिमेंबर किसी स्टूडेंट ने मुझे DM किया कि मैंने पार्ट B कर लिया, C कर लिया, तो A मैं टोटली छोड़ दूं। टोटली छोड़ने वाला काम बिल्कुल भी मत करना। यहाँ पे आपने ऐसे नहीं करना कि पार्ट B का कॉम्पिटिशन एक्ट कर लिया, थर्ड कर लिया और फर्स्ट मैं टोटली छोड़ दूं, बिकॉज 40 मार्क्स हैं, 40 मार्क्स भी कम नहीं होते व्हेन वी कंसिडर द फर्स्ट पार्ट। तो आप इस तरीके से कर लो कि अगर आपसे सारा कवर नहीं होता है यू कैन गो थ्रू द रिविजन लेक्चर, या फिर आप सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो पार्ट 1 के हैं वो जरूर देख के जाओ। बिकॉज आफ्टर डूइंग 25 मार्क्स ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट और 35 मार्क्स आप ये देख सकते हो कि टेक्निकली 60 मार्क्स का तो आप कवर कर ही लोगे, लेकिन फिर भी 40 मार्क्स का जो वेटेज है, इंपॉर्टेंस है। बिकॉज हम ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते कि अगर हमने सारा कुछ कर लिया उसी में से पूछेंगे और हमें आ जाएगा, राइट। तो थोड़ा सा अपने ऊपर भी ओवर कॉन्फिडेंस से हट के अगर हम नॉर्मल कॉन्फिडेंस से भी बात करें तो हम 40 मार्क्स का छोड़ के नहीं जा सकते। तो इसमें से ना जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं या जो मैक्सिमम कवरेज वाले चैप्टर्स हैं वो जरूर करके जाना। इट विल रियली रियली हेल्प। ये बिल्कुल भी मत करना कि बस ये 2 पार्ट्स कर लिया और ये पार्ट छोड़ दिया। दैट इज नॉट द केस। डोंट डू दिस मिस्टेक एवर, राइट। नेक्स्ट इज आंसर एंड पॉइंट्स। तो मैंने गाइडलाइन आंसर्स, आई वाज गोइंग थ्रू द गाइडलाइन आंसर्स कि मैं देखूंगी किस तरीके से आंसर किया जाता है EBCL में। सो आई सॉ इन ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन वो सारे ही आंसर्स वो पॉइंट्स में दे रहे हैं, राइट। तो ये ध्यान रखना है आपने कि पैराग्राफ्स जहां पे रिक्वायर्ड है वहां पे लिखो, बट अदरवाइज पैराग्राफ्स अवॉइड करके वो ज्यादातर पॉइंट्स में ही आंसर्स दे रहे हैं। बिकॉज कहीं पे कुछ चीज की ऑब्जेक्टिव पूछा है, कहीं पे कोई पॉइंट्स पूछे हैं, कहीं टर्म्स एंड कंडीशंस पूछे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं तो उन्हें तो
पॉइंट्स में ही आंसर करना है। बट कई बच्चे होते हैं ना कि अगर फॉर एग्जांपल पॉइंट्स में अवॉइड कर देते हैं, पैराग्राफ्स में लिखने लग जाते हैं, तो गाइडलाइन आंसर्स के अकॉर्डिंग जो मैंने एनालाइज किया, पॉइंट्स में ही आपको आंसर करना चाहिए। एंड जस्ट लाइक जीआईजीएल, इसमें भी काफी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं। कहीं में इलेबोरेट है, देन वैलिडिटी है, देन कॉमेंट है, देन डिस्टिंग्विश है। अब देखो, जब आपके पास इतनी सारी वैरायटी होती है, डेफिनेटली यू नीड टू आंसर लाइक दैट। इलेबोरेट में क्या होता है, इलेबोरेट इज जस्ट लाइक डिस्कसिंग, ठीक है, एक लाइन लिख दी, इलेबोरेट है, आपने उसी को आगे इलेबोरेट करते रहना है, डिस्कस करते रहना है, मतलब जो भी लिखा है ठीक है उसे डिस्कस करना है। वैलिडिटी येस भी हो सकती है, वैलिडिटी नो भी हो सकती है, ठीक है। सबसे पहले आपने ये बताना है कि ये स्टेटमेंट जैसे होता है ना एग्जामिन द वैलिडिटी, तो सबसे पहले देखो कि ये स्टेटमेंट एक्चुअली वैलिड है या नहीं, राइट। नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर है तो क्यों है, राइट, और फिर उसे एक्सप्लेन करो। कमेंट वाले भी इसी तरीके से होते हैं, और डिस्टिंग्विश वाले आई वुड से टैबुलर फॉर्म में करना। आई वाज गोइंग थ्रू आई थिंक दिसंबर अटेम्प्ट, तो पार्ट बी में या सी में शायद एक पूरा क्वेश्चन 4-5 डिस्टिंग्विशेस दिए हुए थे। तो सीएस में ये ट्रेंड होता है, इनफैक्ट जब हम भी एग्जाम्स देते थे, कि डिस्टिंग्विश के क्वेश्चन भी काफी पूछे जाते हैं, राइट, एट एग्जीक्यूटिव लेवल। स्पेशली मैंने ये नोटिस किया है कि डिस्टिंग्विश, डिफरेंस बिटवीन, ये ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा टैबुलर फॉर्म में आंसर करने की कोशिश किया करो, और अगर बेसिस का कॉलम ऐड कर सकते हो देन नथिंग लाइक दैट, राइट। तो आपने ये देखना है कि क्वेश्चन कैसा है, क्या पूछ रहा है, उसके हिसाब से आपने आंसर करना है। एंड द लास्ट ट्रिक और टिप दैट आई वुड गिव यू इज लुक फॉर डायरेक्ट क्वेश्चंस। तो ऐसे जो लॉ के पेपर होते हैं ना, व्हेन इवन आई यूज्ड टू गो एंड write answers to them, I always firstly used to look for direct questions, because direct questions में क्या होता है कि वो उन्होंने कोई जो क्वेश्चन पूछा है, हमने उसी तरीके से आंसर लिखना है। केस लॉ भी डिफिकल्ट होते हैं, डिस्टिंग्विश भी कभी कभी डिफिकल्ट होते हैं अगर ना आए तो, राइट। बट अदरवाइज जो डायरेक्ट क्वेश्चन हैं कि ये फंक्शंस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका पर्पस क्या है, मैंने देखा कि काफी डायरेक्ट क्वेश्चन इस टॉपिक में से आते हैं। तो उन डायरेक्ट क्वेश्चन को ढूंढो और अच्छे से आंसर लिखने की कोशिश करो, बिकॉज दे आर वेरी वेरी स्कोरिंग, राइट। स्पेशली जो बच्चे केस स्टडीज से डरते हैं, या उन्हें लगता है कि अरे हम कैसे इसको आंसर करेंगे, बिकॉज केस स्टडी थोड़ी ट्रिकी होती है टू आंसर। तो वहां पे मैंने देखा मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस ढूंढो और उन्हें आंसर करो, ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स जो है वो स्कोर कर पाओ। आई विश कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, आप ये सारी स्ट्रैटेजीज यूज करो टू क्लियर ईबीसीएल एग्जाम। और इसी के साथ मैं बताऊंगी कि बहुत सारे टीचर्स हैं जो मैराथन्स भी डालेंगे, रिविजन लेक्चर्स भी डालेंगे, तो वो भी एक बार रेफर कर लेना, दे आर वेरी वेरी यूजफुल at the end, right? I'll see you super soon in my next video. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.